गुड इवनिंग डियर ऑल स्टूडेंट। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों ने असाइनमेंट बनाना स्टार्ट कर दिया होगा, क्योंकि जो असाइनमेंट की डेट है, लास्ट डेट है, वो 31 मार्च है और ये 1 मार्च से स्टार्ट हो गया है। इससे पहले एमपीएस जो 1 है, एमपीएस 2 है, उसकी वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है। इसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। एंड ये हमारा एमपीएस 3 है। अगर आप टेलीग्राम से कनेक्ट नहीं हैं तो आप यहाँ वीडियो से भी आप असाइनमेंट बना सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये एमपीएस 3 है, एमपीएस 003 डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट इन इंडिया। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। अगर आप इसके नोट्स भी लेते हो तो कोई चार्ज नहीं, सब फ्री ऑफ कॉस्ट, ओके। तो ये जो है भारत लोकतंत्र एवं विकास, ये वाला जो हमारा बुक है, बुक नंबर 3, उसके असाइनमेंट से ये, जैसा मैंने बताया था पहले भी कि ये जो है असाइनमेंट आपका 100 मार्क्स का है टोटल, और एक क्वेश्चन आपका 20 मार्क्स का होगा, जिसमें से जो आपके हैं 10 क्वेश्चंस दिए गए हैं, लेकिन आपको कोई 5 अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। 2 पार्ट में ये कैटेगरी, ये जो है ये 2 पार्ट में डिवाइड है। पार्ट 1 में आपके 5 क्वेश्चन है और पार्ट 2 में अभी आपके 5 क्वेश्चन है। आपके ऊपर ये ऑप्शन है कि पार्ट 1 से 2 करना है कि 3 करना है, लेकिन आपको मिनिमम 2 करने हैं और मैक्सिमम 3 कर सकते हो, और टोटल मिला के आपको 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट, जितने भी क्वेश्चंस हैं मैंने इसके सारे आंसर्स प्रोवाइड करवा रखे हैं, ठीक है। एंड यहाँ वीडियो में भी मैं आपको दिखा दूँगी और हम इसके की पॉइंट्स भी देख लेंगे। इसके जो आंसर्स है स्टूडेंट, वो आप अपनी जो वर्ड है उसमें भी कन्वर्ट करके लिख सकते हो, ठीक है। आप अपने से बना के भी लिख सकते हो, बस की पॉइंट को समझ लो पहले। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया था पहले वाली वीडियो में कि जो भी आपका असाइनमेंट है, असाइनमेंट में आपका फ्रंट पेज ऐड होगा, ठीक है, जिसमें आपका नेम वाला होगा। अगर आपके पास वो है नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और ग्रुप में भी मैंने इसका पीडीएफ अपलोड कर रखा है, आप वहाँ से भी उसको डाउनलोड करके फिर एक उसका प्रिंट आउट लेके आप उसको अटैच कर देना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पेज है, क्योंकि वहाँ पे बोला गया है साफ साफ जो आपका असाइनमेंट होगा उसमें ना फ्रंट पेज में आपके जो नेम वाले होंगे पेज, वो होंगे, अटैच होने चाहिए, ठीक है। मैं आपको दिखा भी देती हूँ। तो ये आपका पेज है, इसका आप प्रिंट आउट लेके, ठीक है, और जैसा भी है आप ऑनलाइन सबमिट कर दो तो ऑनलाइन ही अटैच करना, और ऑफलाइन कर दो तो ऑफलाइन में भी पहले आप इस पेज को अटैच करना। ये सारी डिटेल्स आपको फिल करनी है, फिर उसके बाद आप क्वेश्चन पेपर को अटैच करोगे, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन पेपर है, और फिर उसके बाद अगर आप आंसर्स भी लिखते हो ना तो आंसर्स के ऊपर भी क्वेश्चन लिख देना पहले, फिर उसका आंसर से स्टार्ट करना आप, ठीक है। और इसके जो पीडीएफ है आपको हमारे ग्रुप में मिल जाएंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना इसे। अगर आपने एमपीएस 1 और एमपीएस 2 की वीडियो नहीं देखी है तो ये प्लेलिस्ट है, और एमपीएस 2024-25 के नेम से प्लेलिस्ट है, आप वहाँ पे देखो जाके और अपने नोट्स बना लो, ठीक है। वहाँ से आप इसको देख सकते हो। तो पहला क्वेश्चन है, विकास की अवधारणा और लोकतंत्र के साथ इसके संबंधों की व्याख्या कीजिए। जो डेवलपमेंट है, जो डेमोक्रेटिक है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है उसके बारे में बताना है। तो देखो, सबसे पहले तो आपको ना विकास की अवधारणा बताना होगा कि जो विकास की अवधारणा है वो क्या है, ठीक है। उसके जो आयाम हैं कौन कौन से, जैसे कि उसके जो आयाम है आर्थिक है, सामाजिक है, राजनीतिक है, पर्यावरणीय है, ठीक है। तो ये सारे इसके आयाम हैं। फिर उसके बाद लोकतंत्र के बारे में बताओगे कि लोकतंत्र क्या है। इसमें क्या होता है कि जो नागरिक है, जो सिटीजन है ना, उनके द्वारा जो प्रतिनिधि है वही चुने जाते हैं, और मतलब ऐसा है कि जो आप जैसे कि बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल, जो डेमोक्रेसी का मेन मोटिव है वो तो यही है। फिर उसके बाद इसके जो एलिमेंट्स है आप वो बताओगे, जैसे कि इक्वालिटी है, फ्रीडम है, ठीक है, जो एक्टिव सिटीजनशिप होते हैं वो है। फिर उसके बाद ट्रांसपेरेंसी है। तो ये सारे इसके क्या हो जाएंगे, अब इसके जो एलिमेंट्स हो जाएंगे, आप उसके बारे में लिखोगे। फिर उसके बाद जो लोकतंत्र है और जो विकास है, इन दोनों के बीच कैसा संबंध है। तो देखो, यहाँ जो संबंध है, और लोकतंत्र में शासन की पारदर्शिता, जवाबदेही और नागरिकों की भागीदारी होती है, तो जो विकास की प्रक्रिया में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और लोकतांत्रिक व्यवस्था में निर्णय प्रक्रिया में विभिन्न हितधारकों की भागीदारी सुनिश्चित करती है। विकास की नीतियाँ अधिक समावेशी और न्याय संगत है। यहाँ पे
एक स्कॉलर है जेम्स स्टॉट, इन्होंने बोला है, क्या बोला है यहाँ पे एक जो स्कॉलर है काफ़ी फेमस है, राजनीतिक वैज्ञानिक है, उन्होंने क्या बोला है कि लोकतंत्र में समाज के हर वर्ग की आवाज़ सुनाई देती है, जिससे विकास के लाभ समाज के व्यापक वर्ग तक पहुँचते हैं। यहाँ तक कि ये दृष्टिकोण बताता है कि लोकतंत्र में निर्णय जो अभी निर्णय की प्रक्रिया है वो विविधता होने के कारण विकास की नीतियाँ व्यापक और समावेशी होती है। फिर उसके बाद इसमें नीति निर्धारण और सामाजिक स्वतंत्रता की बात करेंगे, ठीक है। सामाजिक न्याय और समानता के बारे में भी हम इसको यहाँ पे बता देंगे। फिर इसके साथ है लोकतांत्रिक संस्थाओं में भूमिका, ये पूरा की पॉइंट है, की पॉइंट को फिर डिफाइन किया गया, आप यहाँ से पढ़ लो, फिर उसको अपने तरीके से अपने सेंटेंस क्रिएट करके लिख सकते हो, ठीक है, या फिर आप यहाँ से भी कॉपी पेस्ट कर सकते हो, आप लिख लो। अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण और तुलनात्मक अध्ययन क्या है, फिर इसके क्या क्या चैलेंजेस है उसके बारे में आप बताओगे। फिर उसके बाद इसका कंक्लूजन आप लिख के इस क्वेश्चन को ख़त्म कर दोगे, ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन आता है भारत में संघीय व्यवस्था जो फेडरल सिस्टम है वो क्या है। तो भारत में जो सिस्टम अपनाया गया है वो संयुक्त संघीय या फिर अर्ध संघीय व्यवस्था भी जिसको कहा जाता है, संघीय व्यवस्था को अपनाया गया है, ठीक है। यहाँ ना केंद्र और राज्य सरकार की जो बीच में जो पावर होते हैं उसको बैलेंस करके रखना होता है। कुछ पावर तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया है, कुछ यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया है, और दोनों के बीच में यहाँ बैलेंस कायम रखना होता है, ठीक है। तो इसका पहले थोड़ा सा हिस्टोरिक इंट्रो दोगे, फिर उसके बाद इसका जो पावर है वो कैसे डिवाइड है। यहाँ जो पावर है वो 3 कैटेगरी में डिवाइड है, ठीक है। यहाँ पे 3 लिस्ट है, 3 लिस्ट है, जो है आपका पहले संघीय सूची है, फिर दूसरा है राज्य सूची, और फिर तीसरा है संविधान, ठीक है। इसको समवर्ती सूची भी बोलते हैं, जिसको कंटेंट लिस्ट बोलते हैं। इसमें जो है केंद्र के पास वे शक्तियाँ होती है जिसमें जो ना राष्ट्रीय स्तर पे जो लागू होना आवश्यक होता है उनको रखा जाता है, जबकि राज्यों के पास क्षेत्रीय मामलों पे जो अधिकार होता है वो रखा जाता है। और ये जो आपका कंटेंट लिस्ट है इसमें ना दोनों ही गवर्नमेंट मिलके यहाँ पे डिसीजंस लेते हैं, और अगर दोनों ही गवर्नमेंट के बीच से स्टेट है एंड सेंट्रल है, अगर इन दोनों में मतभेद हो जाता है किसी भी तरीके का कुछ भी, तो फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना उसकी बात मानी जाती है। तो ये है यहाँ पे, और ये हमारे इंडिया में अपनाया गया है। राज्य और केंद्र के बीच में संतुलन, ठीक है, कैसे यहाँ पे बैलेंस बनाना होता है, ये सारी चीज़ यहाँ पे आप बताओगे। फिर उसके बाद है संघीय व्यवस्था की चुनौती, जो फेडरल सिस्टम है ना उसको क्या क्या यहाँ पे चैलेंजेस फेस करने होते हैं। तो देखो यहाँ पे देखा जाए तो राज्यों के बीच में जो आर्थिक असमानता है, राजनीतिक मतभेद है, और कभी कभी तो केंद्र के हस्तक्षेप की जो घटना है ये भी सामने आ जाती है, तो ये भी एक चैलेंजेस हमें देखने को मिलता है। क्षेत्रीय विकास और नीति निर्माण, ठीक है, लोकतांत्रिक संस्थाओं की क्या भूमिका यहाँ पे होती है, सबसे इम्पोर्टेंट होता है ये। क्यों होता है, क्योंकि संसद और जो भी न्यायपालिका है और या फिर विभिन्न राज्य विधानसभा के माध्यम से यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई भी पॉलिसी मेकिंग यहीं पे होता है, और सभी लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस तरीके से जो लोकतांत्रिक ढांचा है ना उसमें विभिन्न राज्यों के बीच मतभेदों को सुलझाने और राष्ट्रीय एकता बनाए रखने में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सहायक भूमिका निभाते हैं। और जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने ये कहा था कि विविधता में एकता हमारी सबसे बड़ी ताकत है, और ये सिद्धांत जो है अभी भी आज भी भारतीय संघीय व्यवस्था में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। राष्ट्रीय संदर्भ और तुलनात्मक विश्लेषण, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं, क्योंकि देखो भारत की संघीय व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है, जैसे कि राज्यों की स्वायत्ता को बढ़ा देना चाहिए, वित्तीय संसाधनों में सुधार करना चाहिए, है ना, ताकि उसके जो विकास है विकास की गति को बढ़ावा मिल सके। संविधान में कुछ अमेंडमेंट करना चाहिए ताकि देखो जो संविधान में संशोधन करके जो संघीय प्रणाली है उसको मजबूत किया जा सकता है, जिससे राज्यों के जो अधिकार है उसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जा सके। फिर इसका भी कंक्लूजन आप लिख दोगे। फिर उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। देखो उदारीकरण क्या होता है, उदारीकरण का मतलब होता है कि जो आर्थिक नीतियाँ हैं तो आर्थिक नीतियों में उन बदलावों से जो बाजार की भूमिकाओं को बढ़ाते हैं और सरकारी नियंत्रण को कम करते हैं। इसकी कुछ विशेषता है वो आप बता दोगे। फिर वैश्वीकरण के बारे में आप बताओगे, वैश्वीकरण क्या है, निजीकरण क्या है। देखो निजीकरण का क्या मतलब है कि जितनी भी सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी है, सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियों को निजी क्षेत्र में हस्तांतरित करना, या फिर उनमें संचालन में जो भागीदारी है ना वो निजी व्यक्ति के हाथों में होती है, तो उसको बढ़ावा देना, ठीक है। फिर वैश्वीकरण, वैश्वीकरण का क्या मतलब होता है कि विश्व के स्तर पर किसका
व्यापार का, निवेश का, कल्चर का, ठीक है? तो मतलब किसी भी तरीके का जो आदान-प्रदान होता है, एक्सचेंज होते हैं ना, तो वो जो होता है वैश्वीकरण के अंदर आ जाता है, ठीक है? एलपीजी की नीति अपनाई गई थी 1991 में इंडिया में। तो इसके क्या-क्या परिणाम हुए थे? आर्थिक वृद्धि हुई थी, रोज़गार के नए अवसर मिले थे, समाज में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हुए थे, जिससे लोगों की जो मानसिकता है उसमें क्या हुआ, वो चेंज हुआ, नवीनता और प्रतिस्पर्धा आई। और इन तीनों के बीच में क्या-क्या संबंध है, ये तीनों ना एक-दूसरे के पूरक हैं, ठीक है? देखो, जहाँ पे उदारीकरण के द्वारा सरकारी हस्तक्षेप में कमी लाई गई, वहीं पे निजीकरण की प्रक्रिया भी यहाँ पे संभव हुई और इससे वैश्वीकरण बाज़ार में प्रतिस्पर्धा की स्थिति उत्पन्न हुई। तो इस पर जो ये है, ये पारस्परिक संबंध ने न केवल आर्थिक गति को, जो आर्थिक विकास की गति है उसको प्रदान किया, बल्कि जो यहाँ के सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र है उसमें भी ये चेंजेस लेकर आया, ठीक है? फिर इसकी कुछ आलोचना भी है, क्योंकि देखो जहाँ ये अच्छे हैं वहाँ इसकी कुछ ना कुछ बुराई तो होगी ही, तो कुछ इसकी आलोचना भी आप कर देना। फिर कंक्लूजन लिख के इस क्वेश्चन को भी खत्म कर देना। फिर भारत में कृषक आंदोलन के विकास का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, ये है। तो जो भारत में जो कृषक आंदोलन हुए थे ना, उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। तो स्टार्टिंग का पहले आप थोड़ा सा इंट्रो दोगे कि स्टार्टिंग में जो संघर्ष हुए थे सामाजिक सांस्कृतिक किस तरीके से हुए थे, है ना, पृष्ठभूमि बताओगे थोड़ा सा। फिर 1960 और 70 में जो चेंजेस हुए थे उसको भी यहाँ ऐड करोगे। जो नीति है, नीति परिवर्तन और आर्थिक असमानता है, एमएसपी वाला जो है आप इसी के अंदर लिखोगे। नवाचार और संचार का क्या प्रभाव था, जो जन संचार है ना उसका क्या यहाँ पे इफेक्ट पड़ा, और क्या क्या चुनौती, जिसको जो चुनौती है उस चुनौतियों का सामना करना पड़ा इन्हें, ये सारी चीज़ें यहाँ बताओगे। फिर आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है, शॉर्ट नोट्स है, 250 वर्ड में आपको यहाँ पे आंसर्स लिखने होते हैं। तो तेलंगाना का कृषक विद्रोह है, उसके बारे में आप यहाँ पे लिखना, ये पूरा पैराग्राफ में लिखा गया है। देखो बच्चे, यहाँ पे जो शॉर्ट नोट्स होते हैं वो पैराग्राफ में ही होते हैं, ठीक है? तो ये मैंने शॉर्ट नोट्स जो है पैराग्राफ में ही लिखे हैं, आप इसको यहाँ से लिख लेना, ठीक है? और ज़्यादा कुछ नहीं है, ये भी इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि तेलंगाना में किस तरीके से जो वहाँ पे जो किसान थे उन्होंने क्यों, किस लिए वहाँ पे विद्रोह किया था, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। फिर राजनीतिक भागीदारी, ये ना राजनीतिक भागीदारी क्या है कि जो राजनीतिक भागीदारी ना अवधारणा, ये लोकतंत्र के मूल तत्वों में से एक माना जाता है यहाँ पे। और क्योंकि जो नीतिगत निर्माण है या डिसीजन है या फिर किसी भी तरीके से जो शासन प्रणाली है उसमें ना जो राजनीतिक भागीदारी होती है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है? तो ये भी क्वेश्चन तो है ये शॉर्ट नोट्स में, इसका ना आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन भी यहाँ पे दिया गया है। तो लॉन्ग क्वेश्चन में भी इसके आंसर्स बहुत अच्छे से लिखे हुए हैं। शॉर्ट नोट्स लिखना है तो यहाँ से लिख लेना आप, ठीक है? और लॉन्ग में यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है? इसकी पहले क्या अवधारणा थी पहले, ठीक है? और इसके सिद्धांत का व्यवहार कैसा था, फिर इसकी भागीदारी के रूप में ये कैसे आया, जैसे चुनाव में भागीदारी, राजनीतिक दलों में सदस्यता, सामाजिक आंदोलन में भागीदारी। फिर राजनीतिक भागीदारी के जो तत्व थे, एलिमेंट्स थे, वो कौन-कौन से थे, जैसे कि शिक्षा और जागरूकता, क्योंकि जो एजुकेशन है ये भी इम्पोर्टेंट होता है। अगर हम शिक्षित रहेंगे, अगर हम जागरूक रहेंगे, तो ही जाके हम अपने जितने भी कुछ हो रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी जो हो रही है तो उसमें हम सक्रिय रूप से पार्टिसिपेट कर पाएंगे। आर्थिक स्थिति भी अच्छी होनी चाहिए। सामाजिक और सांस्कृतिक कारक भी हमारे यहाँ पे गहरा प्रभाव डालता है। राजनीतिक संस्थाओं का प्रभाव कैसा था, ठीक है? और इसके क्या क्या फ़ायदे, इसका फ़ायदा ये होता है कि इसमें जो प्रतिनिधित्व है, ठीक है, ज़्यादा होगा, नागरिकों की भागीदारी ज़्यादा होगा, तो जो लोकतंत्र है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत बनेगा। नीति निर्माण में इसका इफेक्ट दिखा, सामाजिक जागरूकता हुई, सामुदायिक एकता, और इसके बाद यहाँ पे चुनौतियाँ और कुछ समस्याएं थे उसका भी हमें यहाँ पे सामना करना पड़ा, जैसे कि असमानता हो गया, ठीक है, राजनीतिक निष्क्रियता हो गया, यहाँ पे सूचनाओं का अभाव भी था, ये भी एक चुनौती थी, जिसके कारण क्या, अगर हमें प्रॉपर जानकारी ही नहीं मिलेगी तो हम किस तरीके से वहाँ पे अपना जो भी है पार्टिसिपेट वो कैसे करेंगे। तो ये भी एक समस्या सामने आई थी। भारत में क्षेत्रवाद की व्याख्या कीजिए। तो इसमें आपको क्षेत्रवाद के बारे में बताना है कि जो क्षेत्रवाद है उससे आप क्या समझते हैं, ठीक है? और जैसे क्षेत्रवाद क्या है, इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो यही है कि ऐतिहासिक, सामाजिक और भाषाई, सांस्कृतिक और जो भी आर्थिक है, ये सारे इसके लिए एक इम्पोर्टेंट कारक बनते हैं। क्षेत्रवाद को ना अक्सर राजनीतिक में जो क्षेत्रीय मतभेद है, पहचान की भावना और आर्थिक हितों के लिए संघर्ष के रूप में देखा गया है। तो उसी को यहाँ पे अच्छे से आपको पहले लिखना है, और कौन कौन से कारक है जो इसको प्रभावित करते हैं। तो इसका भौगोलिक कारक है, भौगोलिक कारक जैसे कि पहाड़, नदी, समुद्र, जलवायु, यहाँ के जो निवासी होते हैं इनकी जो जीवन शैली होती है ये अलग होती है,
हमारी जो है नॉर्मल वो अलग होती है। सांस्कृतिक कारक भी है कि वहाँ की जो भाषा है, रीति रिवाज है वो कैसा है और हमारे इधर का कैसा है, तो ये भी एक गहरा प्रभाव डालता है। आर्थिक असमानता, राजनीतिक कारक, फिर क्षेत्रवाद का जो प्रकार है वो कौन कौन से हैं, तो ये सामाजिक क्षेत्रवाद है, आर्थिक क्षेत्रवाद है, राजनीतिक है। इसका क्या इफेक्ट पड़ा है, इसके जो कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े, कुछ पॉजिटिव भी। तो इस नेगेटिव में और पॉजिटिव यहाँ पे आप देख लेना। जो पॉजिटिव में है, स्थानीय पहचान की मजबूती हुई, राजनीतिक जागरूकता बढ़ा, और नेगेटिव में क्या है, संघर्ष और टकराव को ही ये जन्म देता है, प्रतिस्पर्धा होती रहती है यहाँ पे। राजनीतिक अस्थिरता आता है। जैसे उदाहरण में अगर हम देखें तो शिवसेना एक पार्टी है, वहाँ से आप देख सकते हो एग्जाम्पल में, जो कि महाराष्ट्र में ना शिवसेना ने मराठी पहचान और संस्कृति के मुद्दों को उठाया और राज्य के विकास के लिए संघर्ष किया। तो एक तरीके से आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हो। जैसे टीडीपी है आंध्र प्रदेश में, क्षेत्रीय मुद्दों को उठाते और तेलुगु भाषा और संस्कृति की रक्षा के लिए कार्य किया इन्होंने। तो क्षेत्रवादी है ये सारे, ठीक है। इसके समाधान के लिए क्या किया जा सकता है, तो इसके समाधान के लिए जितने भी सांस्कृतिक समूहों के बीच में ना संवाद, असहिष्णुता को बढ़ावा दिया जा सकता है, जिससे असमानता को कम किया जा सके। जो भी आर्थिक विकास में समावेशिता है उस पे मतलब एक संसाधन जो है, समान संसाधन का वितरण करना चाहिए, राजनीतिक जागरूकता होनी चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएगी। फिर है मानव विकास की बुनियादी न्यूनतम आवश्यकता। जो मानव विकास की बुनियादी न्यूनतम आवश्यकता है, जो बेसिक नीड्स अप्रोचेस है ना, उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है कि इसके नीति और कार्यक्रम कौन कौन से थे, क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा इन्हें, ठीक है। सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में क्या था ये, वो आप यहाँ पे अच्छे से लिखोगे, ठीक है। आप यहाँ से लिख लेना। फिर है अति शहरीकरण के कारणों की चर्चा कीजिए। अति शहरीकरण काफ़ी ज़्यादा एक यहाँ जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और ये जो शहरीकरण है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है उन शहरों के अत्यधिक विस्तार से है जहाँ जनसंख्या, औद्योगिकरण एवं आर्थिक गतिविधियाँ इतनी तीव्र गति से बढ़ती गई कि उनके जो पर्यावरण है, बुनियादी ढांचे एवं सामाजिक संरचना है, इन पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ा। और भारत में अति शहरीकरण एक जटिल समस्या के रूप में भी उभर के सामने आया, और इसके पीछे कई कारण हैं, जैसे कि सामाजिक है, आर्थिक है, राजनीतिक है, ठीक है। अगर यहाँ पे देखें तो आर्थिक आकर्षण एक अवसर है। ये होता है कि जहाँ पे औद्योगिकरण ज़्यादा होगा, जहाँ टेक्नोलॉजी ज़्यादा होगा, वहाँ रोजगार ज़्यादा होंगे, रोजगार ज़्यादा होंगे तो लोग उधर को भागेंगे, है ना। तो ये एक यहाँ पे कारण है। बुनियादी ढांचे सेवाओं का केंद्रीकरण हुआ। अब जहाँ पे सेवा ज़्यादा उपलब्ध होंगे लोग उधर को जाएंगे, तो ये भी इसमें आया। जैसे कि स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, जहाँ पे जैसे दिल्ली है, दिल्ली में सारी फैसिलिटीज मिल रही है, तो ज़्यादातर लोग कहाँ भागते हैं, दिल्ली को भागते हैं, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे भी यही बताया गया है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन, तो यहाँ पे क्या है, इसमें ना ये भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि अलग अलग संस्कृति, ठीक है, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक पृष्ठभूमि के लोग एक साथ रहते हैं, जिससे क्या होता है, आधुनिक और विविधतापूर्ण जीवन शैली विकसित होती है, ठीक है। युवा वर्ग के बीच नई सोच, नवीनतम तकनीक, वैश्विक संस्कृति का इफेक्ट दिखता है। जैसे कि ग्रामीण परिवेश की तुलना में जो शहर है, वहाँ के लोग अलग ही अट्रैक्टिव दिखते हैं, ठीक है, उनकी थिंकिंग भी अलग होती है। शहरी नीतियों एवं नियोजन की चुनौती कुछ। अब यहाँ पे क्या है, अति शहरीकरण के पीछे कुछ यहाँ पे कमजोरियाँ भी है इसकी। जैसे कि आवास, परिवहन एवं बुनियादी ढांचे के अभाव ने शहरी विकास को असंतुलित कर दिया है, ठीक है। ये भी यहाँ पे देख सकते हो आप। पर्यावरण, सामाजिक परिणाम, इससे क्या हुआ, अगर ज़्यादा अति शहरीकरण हुआ तो इसका परिणाम क्या होगा, पर्यावरण जो है वो प्रदूषित हो जाएगा, असमानता होगी समाज में, है ना। और तेजी से बढ़ती आबादी या फिर औद्योगिकरण या वाहन की बढ़ती संख्या क्या होगा, प्रदूषण को जन्म देगा। शहरों में आवास की कमी होगी, गरीब, अनियमितता, आवासीय योजना, इन सब में क्या होगा, असमानता दिखेगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इसके परिणाम के रूप में देख सकते हैं। फिर उसके बाद है शॉर्ट नोट्स। इसमें आंतरिक प्रवासन है, उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है 250 वर्ड में, और ये आप यहाँ से लिख लेना, ठीक है, कि क्या है प्रवासन। और फिर है सतत विकास, एसटी विकास की अवधारणा। ये एक समग्र विकास मॉडल प्रस्तुत करती है, जिसमें क्या है कि आर्थिक विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक न्याय और सांस्कृतिक संवेदनशीलता को भी यहाँ पे समान महत्व दिया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें ना इस बात पर जोर दिया जाता है कि विकास केवल वर्तमान पीढ़ी के लाभ के लिए नहीं, बल्कि भविष्य की पीढ़ी के अधिकारों की रक्षा करते हुए प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षण करते हुए समाज में समानता, समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए होना चाहिए। और जो अमर्त्य सेन, जो विद्वान है, उन्होंने क्या कहा कि विकास का असली माप केवल आर्थिक वृद्धि से नहीं, बल्कि मानव के विकास आयामों से होता है। और फिर उन्होंने 3 स्तंभ शामिल किए, आर्थिक, पर्यावरण और सामाजिक, ठीक है। आर्थिक
में क्या था कि नीतियाँ, ऐसी नीतियाँ बनाना जो लंबे टाइम तक चल सके। और सामाजिक में था कि सामाजिक न्याय, समानता, समावेशिता को यहाँ पे बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है? सतत विकास के क्षेत्र में सरकार और अंतर्राष्ट्रीय संगठन अलग-अलग नीतियों को यहाँ पे मतलब वो बनाते रहते हैं, जिससे समाज में ना सबका अच्छा हो, सभी जितनी भी सामुदायिक है, उसका जितनी भी भागीदारी ना, सामुदायिक भागीदारी, उसको बढ़ावा दे सके। ठीक है? इस प्रकार आप सतत विकास के बारे में यहाँ बता दोगे और ये आपका असाइनमेंट जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। आपको यहाँ 5 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है? कोई भी आप अपने अकॉर्डिंग से 5 कर लेना, चाहे पार्ट ए से 2 और 3 कर लेना, मैक्सिमम मिनिमम देख लेना आप। ठीक है? लेकिन टोटल 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट मत करना। और जैसा कि आपको पता ही है, इग्नू में असाइनमेंट्स का जो वेटेज होता है वो 30% का होता है। ठीक है? तो ठीक है, थैंक यू।